तो इस सीरीज की स्टार्टिंग 1968 के एक रेडियो शो से होती है। तो उस रेडियो शो में साइंटिस्ट न्यूमन फंगस के बारे में बता रहे होते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि आने वाले समय में वो फंगस इस तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं जिससे पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ सकती है। और न्यूमन की ये बातें सुन के उस शो का होस्ट और वहाँ पे मौजूद लोग भी उसे हल्के में लेते हैं। जिसके बाद कहानी 2003 के बॉस्टन में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी जोल से मिलाया जाता है। तो जोल के साथ साथ यहाँ पे उसकी बेटी सारा और उसका भाई टॉमी भी उसके साथ रहा करता था। तो आगे हमें बताया जाता है कि जोल का उस दिन बर्थडे था, जिस वजह से वो अपनी बेटी को आज जल्दी काम से लौटने का वादा करता है। और इतना कहते ही जोल अपने काम में निकल जाता है और इधर सारा अपने पापा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उसकी पुरानी घड़ी को रिपेयर करवाती है। और वो घड़ी सक्सेसफुली रिपेयर होने के बाद वो जैसे ही अपने घर की तरफ आ रही होती है, उसे पूरे सिटी में बहुत सारी चीजें अनयूजुअल लगती है। जिसके बाद शाम को जोल जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी बेटी ये देख के सैड हो जाती है कि जोल ने अपने लिए तो केक लाया है नहीं। जिसके बाद सारा अपने डैड को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है, जिसे देख के जोल काफी खुश होता है। जिसके बाद वो दोनों टीवी पे कुछ देख ही रहे होते हैं कि इतने में जोल को टॉमी का कॉल आता है। तो टॉमी जोल को कह रहा होता है कि उसे किसी छोटे मोटे क्राइम के चलते जेल के अंदर डाल दिया गया है, और क्योंकि कल से वीकेंड स्टार्ट होने वाला है इसलिए तुम्हें जल्दी आके मेरी बेल करानी होगी, वरना ये पूरा वीकेंड टॉमी जेल में बिताएगा। और इतना सुनते ही जोल बेचारा क्या करता, आखिर भाई तो अपना ही था। जिस वजह से जोल फौरन अपनी बेटी को घर के अंदर ही रहने के लिए कह के उसकी बेल कराने चला जाता है। इधर घर में सारा अकेली सो रही होती है और उसकी नींद तब टूट जाती है जब एक डॉगी उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। जिसके बाद उस डॉग का पीछा करते हुए सारा जैसे ही पड़ोसी के घर जाती है और वहाँ जाते ही सारा देख के हैरान हो जाती है कि वो बूढ़ी आंटी उस बूढ़े अंकल को कच्चा चबा चुकी थी। इसके साथ ही उस बूढ़ी दादी माँ के मुंह से कुछ अजीब सा निकल रहा होता है। जिसके बाद वो बूढ़ी दादी माँ सारा की तरफ आगे बढ़ने लगती है, मगर लकीली जोल और टॉमी वहाँ पहुँच के सारा को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो तीनों घर से जरूरत की चीजों को लेके अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। तो शहर की सड़कों से होते हुए जब ये लोग जा रहे होते हैं, तब ये नोटिस करते हैं कि ये इन्फेक्शन शहर के लोगों में एकदम तेजी से फैल चुका है, जिस वजह से शहर के लोग आपस में ही एक दूसरे पे अटैक करने लग गए हैं। और इस मास इन्फेक्शन को देखते हुए मिलिट्री ने जगह जगह पे नाकेबंदी करना शुरू कर दिया होता है। तो बहुत सारे आदमियों को देख के वो लोग अपना कार घुमा देते हैं, मगर तभी एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसका एक टुकड़ा सीधे इनके कार से आके लगता है, जिस वजह से इनका कार पलट जाता है। और इनको जब होश आता है तब ये तीनों पैदल ही वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर तभी टॉमी इनसे अलग हो जाता है। इधर जोल और सारा के ऊपर गन पॉइंट करके एक सोल्जर उन्हें रोक देता है। हालांकि यहाँ पे जोल और सारा इन्फेक्टेड नहीं थे, मगर वो सोल्जर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। तो वो सोल्जर अपने सीनियर से पूछता है कि आखिर इनका क्या किया जाए। तो वो सीनियर सोल्जर से उसे रिप्लाई आता है कि उन्हें मार दिया जाए। और जिसके बाद बिना किसी देरी के वो सोल्जर जोल के ऊपर एक गोली चला देता है। शुरू में ऐसा लगता है कि उस सोल्जर ने गोली मिस कर दी, जिसके बाद वो सोल्जर जैसे ही दूसरी गोली चला पाता, इससे पहले वहाँ पे टॉमी आ जाता है और वो सोल्जर को ही मार देता है। तो उस सोल्जर के मरने के बाद ये लोग काफी रिलैक्स होते हैं, मगर जोल को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि सोल्जर की पहली गोली असल में मिस नहीं हुई थी, बल्कि सायरा को जाके लग गई थी। और जब तक इन दोनों को पता चलता है कि सायरा को वो गोली लग गई थी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सायरा अपने डैड जोल के पाँव में ही दम तोड़ देती है। जिसके बाद हमें 20 साल का टाइम जंप देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जोल अब भी बॉस्टन में ही रह रहा है और इस सिटी को सब तरफ से बड़े बड़े कंक्रीट वॉल से घेर लिया गया है, ताकि वो सिटी पूरे बाहर की दुनिया से बच सके। और चारों तरफ इन वॉल्स को बनाने का एक और रीजन होता है, ताकि बाहर से कोई इन्फेक्टेड अंदर ना आ जाए और साथ ही न अंदर से कोई आदमी बाहर जा सके। तो देखा जाए तो इन चार दीवारी के अंदर ह्यूमैनिटी जैसे तैसे सर्वाइव कर रही होती है। जिसके बाद कहानी जोल पे शिफ्ट होती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड टेस के साथ रह रहा होता है। तो इन चार दीवारी के अंदर जोल छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपनी लाइफ काट रहा था। आगे हमें बताया जाता है कि जोल यहाँ पे अकेले रहता है, उसका भाई टॉमी कोई दूसरी जगह पे रहता है, मगर वो टाइम के साथ साथ अपना अपडेट्स जोल के साथ शेयर करते रहता है। आगे हमें बताया जाता है कि फेडरल नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन चार दीवारी के अंदर की गवर्नमेंट को संभालती है, और इन चार दीवारी के अंदर लोगों को उनके काम के हिसाब से ही टोकन्स मिला करते थे, और ये टोकन्स इनके लिए पैसों के ही जैसे थे, जिसके बदले इन्हें राशन या अदर सामान मिल जाया करते थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोल को कुछ इन्फेक्टेड बच्चों को जलाने का काम दिया गया है, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि जोल इस काम को बिना किसी हेजिटेशन के साथ कंप्लीट भी कर देता है, इंडिकेटिंग कि अपनी बेटी को खोने के बाद जोल टूटकर अब पूरी तरीके से उभर चुका है। जोल की लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी। उसे आगे पता चलता है कि टॉमी ने बहुत दिनों से अपनी अपडेट्स जोल तक नहीं पहुंचाई है, जिस वजह से जोल अब डिसाइड करता है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढने जाएगा। और इस चार दीवार से निकलने के लिए उसे एक गाड़ी की जरूरत थी, जो कि उसके पास थी, मगर उसे
उसे चालू करने के लिए एक बैटरी की कमी थी। तो जोल ने एक आदमी से बैटरी की डील की हुई थी, मगर उस आदमी से वो बैटरी कोई रेबल टाइप ग्रुप छीन लेता है और उस ग्रुप का नाम असल में फायरफ्लाई होता है। तो ये फायरफ्लाई ग्रुप असल में फेडरा के लॉस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। वो चाहती है कि सबको फ्री रहने का हक है। फायरफ्लाइज के अकॉर्डिंग ये लोग फेडरा के अंडर जेल जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आगे हमें इसी फायरफ्लाई ग्रुप के एक मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम था मार्लिन। तो मार्लिन यहाँ पे एक लड़की एली के साथ होती है और इस लड़की की एक खास बात होती है कि इसके ऊपर इन्फेक्टेड का अटैक होने के बावजूद इस लड़की के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं, जिस वजह से इस टाइम ये लड़की काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट एसेट फायरफ्लाई के लिए साबित होती है। इधर जोल और टेस मार्लिन के बेस पे पहुंच जाते हैं उस बैटरी को लेने के लिए, मगर यहाँ पे उन दोनों का आमना सामना होते ही मार्लिन अपना गन नीचे कर देती है। क्यों? क्योंकि मार्लिन और जोल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे मार्लिन जोल के सामने एक डील रखती है कि उसे एली को फायरफ्लाइज के वेस्ट कैंप तक छोड़ना होगा, जिसे छोड़ने के बाद फायरफ्लाइज के ग्रुप उसे आगे बढ़ने के लिए एक ट्रक और कुछ खाने के सामान भी प्रोवाइड कर देंगे। और थोड़ी देर सोचने के बाद जोल और टेस इस डील के लिए मान जाते हैं। तो जिसके बाद इस डील को पूरा करने के लिए जोल, टेस और एली अंधेरे का फायदा उठा के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एक सोल्जर इन तीनों को रोक लेता है और वो सोल्जर जैसे ही इनको चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, एली उस पे अटैक कर देती है और पैनिक होके वो सोल्जर इन पे गोली चलाने वाला होता है। तभी जोल के पास मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है और वो उस सोल्जर को पूरी तरीके से मार डालता है। और इससे पहले कि वहाँ पे और सोल्जर्स आए, वो टेस और एली के साथ फेंस को पार करके वहाँ से निकल जाते हैं और जिसके बाद यहाँ पे ये एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत एक बार फिर से फ्लैशबैक से होती है, जहाँ पे हमें 24 दिसंबर 2003 की जकार्ता इंडोनेशिया की घटना दिखाई जाती है। तो यहाँ हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसे लेने के लिए एक मिलिट्री पर्सन आया होता है ताकि वो के एक आदमी के चेकअप करवा सके कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो साइंटिस्ट जैसे ही उस आदमी को देखती है तो उसके मुंह से कुछ अजीब तरीके के फंगस यानी कॉर्डिसेप्स निकल रहे होते हैं, जिसके बाद वो साइंटिस्ट एक और बॉडी दिखती है जिस पर पहले वाले इन्फेक्टेड ने इन्फेक्ट होकर काटा होता है और उस साइंटिस्ट को उसके मुंह से भी वही फंगस मिलती है जो कि पहले वाले की भी बॉडी से मिला हुआ था। तो जिसके बाद मिलिट्री के लोग उस साइंटिस्ट से पूछताछ करने आते हैं कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है, जिस पर उस साइंटिस्ट का जवाब होता है कि इस चीज का अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन या एंटीडोट नहीं बना हुआ है, जिस वजह से वो सजेशन देते हैं कि पूरे के पूरे सिटी को न्यूक कर दिया जाए और भले उस न्यूक के चपेट में मासूम लोगों की ही जान क्यों न जाए। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। यहाँ पे जोल और टेस एली से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर एली जवाब देती है कि इन्फेक्टेड होने के बाद फायरफ्लाइज को मिली थी और इससे पहले कि फायरफ्लाइज के लोग उसे मार देते, मार्लिन उन सबको रोक के एली को बचा लेती है। साथ ही साथ वो एली पे तब तक नजर रखती है जब तक वो पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाती कि इस पर इन्फेक्शन का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा। जिसके बाद मार्लिन डिसाइड कर लेती है कि एली को फायरफ्लाइज के वेस्ट कैंप में भेज दिया जाए ताकि वहाँ पे मौजूद फायरफ्लाइज के साइंटिस्ट एली के ब्लड का सैंपल लेके इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ बना पाए। मगर जोल को ये वैक्सीन वगैरह की बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है कि ऐसी ऐसी बातों को वो 20 साल से सुनता आ रहा है, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि इस चीज का कोई इलाज पॉसिबल है। जिसके बाद वो जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें एक बिल्डिंग देखने को मिलती है और उसी बिल्डिंग के आसपास कुछ फायरफ्लाइज मेंबर्स की डेड बॉडीज भी उन्हें देखने को मिलती है। तो उन्हें देख के ये लोग समझ जाते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को ही इन्फेक्शन के डर से खत्म कर दिया। रास्ते में इन्हें इन्फेक्टेड की एक बहुत ही बड़ी फौज मिलती है, जिससे ये लोग बचते बचाते किसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी मरा हुआ मिलता है और इससे पहले कि वो उस चीज से संभल पाते, उन पे और भी अलग तरीके के इन्फेक्टेड अटैक कर देते हैं और ये कुछ अलग ही तरीके के इन्फेक्टेड थे जिन्हें केवल सुनाई देता था, दिखाई नहीं, और जिन्हें इस शो में क्लिकर कहा जाता है। जिससे बचने के लिए जोल, टेस और एली अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, मगर आगे चल के इन्हें पता चलता है कि उस क्लिकर ने टेस को गर्दन पे काट लिया है। इसके साथ ही एली के हाथों पे भी बाइट के निशान उन्हें देखने को मिलते हैं, मगर एली की मिस्टीरियस एबिलिटी के चलते उसका वो बाइट मार्क ऑलमोस्ट हील हो चुका था। थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग रियलाइज करते हैं कि टेस का इन्फेक्शन धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा होता है, जिस वजह से वो जोल से एक वादा करने के लिए कहती है कि वो सही सलामत एली को फायरफ्लाई के बेस कैंप तक पहुंचा देगा। जिसके बाद टेस एली और जोल को वहां से बाहर भेज देती है और खुद उस घर के अंदर मौजूद पैराज को गिरा के उनमें से ऑयल लीक होने देती है। जिसके बाद टेस सूट करने लगती है ताकि वो सारी इन्फेक्टेड उसकी तरफ आ सके। जिसके बाद टेस सही मौका देखते ही
अपना लाइटर जला के उसे फ्यूल के ऊपर फेंक देती है, जिससे उस घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे टेस के साथ साथ वो सारे इन्फेक्टेड भी वहाँ पे मारे जाते हैं। और गाइस यहाँ पे एंड हो जाता है इस सीरीज का एपिसोड 2। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जोल और एली को टेस की मौत से उबर के आगे बढ़ते हुए देखते हैं और पूरे रास्ते पर हमें जोल और एली के बीच बहुत सारी नोक-झोंक देखने को मिलती है। और जब वो लोग रास्ते पे होते हैं तब उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाया गया होता है, जिसे देखने के बाद जोल एली को बताता है कि आर्मी लोगों को क्वारंटाइन जोन लेके जा रही होती है, मगर उस क्वारंटाइन जोन में पहले से ही बहुत सारे आदमी मौजूद थे, जिस वजह से जो वहाँ पे फिट नहीं हो पाए उन्हें मार के यहीं पे फेंक दिया गया। और ये चीज सुनने के बाद एली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो जोल और एली इस वक्त जहाँ पे मौजूद थे, हमें एक बार फिर से वहाँ की फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें बिल नाम के एक आदमी की स्टोरी दिखाई जाती है। तो उस टाउन या सिटी जो भी हो, वहाँ पे एक बिल नाम का आदमी रहता था, जहाँ पे वो मिलिट्री की नजरों से बच के क्वारंटाइन जोन जाने से बच जाता है, जिसके बाद वो इस टाउन में अकेला रह के इन्फेक्टेड से बचने के तौर तरीके बनाने में लग जाता है। और वो 2003 से लेकर 2007 तक अकेले ही उस टाउन में रह रहा होता है, अंटिल 2007 में जाके बिल की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम फ्रैंक था। तो वो दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ ही दोनों इस टाउन में रहने लगे। आगे हमें उस फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि जोल और टेस फ्रैंक और बिल को पहले से तो जानते ही थे, साथ ही साथ उनके साथ बहुत सारी डील भी कर चुके थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक और बिल अपने आखिरी दम तक एक साथ रहे। फ्रैंक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और क्योंकि बिल फ्रैंक से काफी ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से वो उसे इस दर्द में नहीं देख पा रहा था। बिल आगे डिसाइड करता है कि वो फ्रैंक को बहुत सारी नींद की गोलियां देके खुद भी वो गोलियां ले लेगा और ढेर सारी पिल लेने के बाद वो दोनों अपने बेडरूम में जाके लेट जाते हैं। और उन दोनों के मरने से पहले हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली होती है। तो प्रेजेंट टाइम में जोल और एली उसी टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पे बिल और फ्रैंक रहा करते थे। तो जैसे ही जोल उसके घर पे पहुंचता है, जोल को बिल का एक लास्ट लेटर के साथ साथ एक कार की चाबी मिलती है। यहाँ पे बिल को अच्छे से पता था कि जोल एक बार यहाँ पे जरूर आएगा, जिस वजह से उसने जोल के लिए ही वो चिट्ठी और उस गाड़ी की चाबी को टेबल पे रखा होता है। इतना ही नहीं, बिल ने सारे के सारे वेपन्स के एक्सेस भी जोल को दे दिए होते हैं, जिसके बाद जोल वहाँ से बहुत सारे वेपन्स, कुछ दवाइयाँ और खाने के कुछ सामान के साथ साथ बिल की कार को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये एपिसोड 3 एंड हो जाता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत एक बार फिर से जोल और एली के कन्वर्सेशन से होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच अब बाप बेटी वाला रिश्ता धीरे धीरे बनने लगा है। तो जोल का यहाँ पे पहला गोल था कि वो किसी तरीके से अपने भाई टॉमी को ढूंढे। इसके बाद वो फायरफ्लाई के बेस कैंप तक एली को छोड़ के आए, जिसके बाद एली जोल को टॉम के बारे में पूछती है, जिस पर जोल उसे बताता है कि टॉमी ने पहले आर्मी ज्वाइन की थी, मगर थोड़े समय बाद उसने मिलिट्री से क्विट कर दिया और आउटब्रेक के 12 साल बाद उन दोनों ने एक ग्रुप के लिए काम किया और उसी ग्रुप में काम करने के दौरान वो दोनों टेस से मिले। इसके साथ ही टॉमी की मुलाकात वहाँ पे मार्लिन से होती है और मार्लिन उसे फायरफ्लाई भी ज्वाइन होने के लिए कन्विंस करती है। और मार्लिन के कहने पर उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन भी कर लिया था, मगर अब वो फायरफ्लाइज का हिस्सा नहीं है। और प्रेजेंट में जोल उसे ढूंढ रहा है कि आखिरकार वो अभी कहाँ है और किस हालत में है। जिसके बाद एली और जोल एक दूसरे से स्टोरी शेयर करने के साथ साथ कार से ट्रैवल करते हुए एक सिटी पहुँचते हैं, जहाँ पे कुछ खतरनाक ग्रुप यानी रेडर्स उन पे अटैक कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए जोल किसी तरीके से अपनी गाड़ी से हथियार निकाल के उनका सामना करने की कोशिश करता है। अब जोल और एली के सामने काफी बड़ी मुसीबत थी, जिस वजह से वो सिटी के बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो वो सिटी के अंदर जाने का फैसला करते हैं और वो सिटी के ही कोई बिल्डिंग में छुप के आराम करने लग जाते हैं। तो इसके बाद इस सीरीज में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम कैथलीन था। तो कैथलीन यहाँ पे एक बूढ़े आदमी से किसी हेनरी नाम के आदमी के बारे में पूछ रही होती है, जिसने उसके और उसके भाई की जानकारी फेडरा तक पहुँचाई होती है, जिस वजह से उसे और उसके भाई को फेडरा के द्वारा पीटा गया और इस पिटाई के दौरान उसकी भाई की जान चली गई। और तभी कैथलीन को बताया जाता है कि उनके लोगों को किसी आदमी ने बुरी तरीके से मारा है और इधर हमें पता था कि वो असल में चोर था, लेकिन यहाँ पे कैथलीन को लग रहा था कि ये काम असल में हेनरी का है, जिस वजह से कैथलीन उस बूढ़े आदमी को मार देती है और हेनरी की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद कैथलीन हेनरी का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुँचती है, जहाँ पे उसे बहुत सारे फूड के कैन और हेनरी के यूज किए हुए कुछ सामान मिलते हैं और देख के ऐसा लग रहा था कि हेनरी वहाँ से काफी पहले ही
जा चुका है और यहाँ पर कैथलीन अपने भाई का बदला लेने के लिए उन्हें किसी भी हालत में ढूंढना चाहती है और इस सर्च के दौरान कैथलीन और उसके साथी को इन्फेक्टेड का एक नेस्ट मिलता है। मगर कैथलीन यहाँ पे अपने साथी पेरी से कहती है कि वो नेस्ट वाली बात बाकी लोगों को ना बताए। इसके साथ ही वो उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से सील कर देती है। इधर एली और जोल रेडर से बचते हुए एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं, जिसके बाद जोल आगे एली को बताता है कि उसने रेडर को पहले ही पहचान लिया था, क्योंकि किसी जमाने में वो टॉमी और टेस भी इसी रेडर के ग्रुप के लिए काम कर चुके थे। जिसके बाद एली भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाती है। मगर इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि कोई दो लोग आके जोल और एली के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ इस सस्पेंस पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत हेनरी और सैम से होती है, जो कि कैंसस सिटी में रहा करते थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि सैम बोल और सुन नहीं सकता था। फिर कैंसस सिटी का भी हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि कैंसस सिटी में इंफेक्शन फैलने के बाद फेडरा जैसे ही वहाँ पे आई तो कैथलीन के भाई ने फेडरा का सामना करते हुए उनका सफाया करना शुरू कर दिया। मगर हेनरी से मिले एक टिप की वजह से कैथलीन का भाई फेडरा के हत्थे चढ़ जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद रेज मोड में कैथलीन ने पूरे के पूरे फेडरा को ही अपने सिटी से साफ कर दिया और कैथलीन के कैद में बचे हुए फेडरा मेंबर से कैथलीन हेनरी के बारे में पूछताछ करने लगी। मगर उन फेडरा मेंबर्स में से किसी को भी हेनरी के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से कैथलीन ने उन सबको मरवा दिया और तब से लेके अब तक हेनरी अपने भाई सैम के साथ मिलके यहाँ से वहाँ भागता फिर रहा था। मगर तभी उन दोनों भाइयों की मुलाकात उस बूढ़े आदमी से होती है, जिसे कैथलीन ने पिछले एपिसोड में मार दिया होता है। तो उस बूढ़े आदमी ने इन दोनों को रहने के लिए छत और कुछ खाने को दिया और हेनरी और सैम इधर देखते हैं कि सेम टाइम पे जोल कैथलीन के लोगों का सामना कर रहा होता है और तब हेनरी को आइडिया आता है कि क्यों ना वो जोल से मदद मांगे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। तो हेनरी और सैम दोनों ने ही जोल और एली के ऊपर गन पॉइंट कर दिया होता है, मगर यहाँ पे वो किसी को मारे नहीं बल्कि जोल और एली से मदद मांगने आए होते हैं। तो इनकी पूरी कहानी सुनने के बाद जोल डिसाइड करता है कि वो इनकी मदद करके इन्हें यहाँ से बाहर निकालेगा। आगे हेनरी जोल को बताता है कि ये लोग अंडरग्राउंड टनल से होते हुए इस सिटी से बाहर जा सकते हैं और जोल को भी ये प्लान पसंद आता है। इसके साथ ही वो हेनरी से उसके पास के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार उसने कैथलीन और उसके गैंग को क्यों धोखा दिया, जिस पर हेनरी का कहना होता है कि उसके भाई की बीमारी असल में फेडरा के दिए हुए ड्रग से ठीक हो रही थी और यही रीजन था कि हेनरी ने कैथलीन के भाई की टिप दी ताकि उसे फेडरा से वो ड्रग अपने भाई के लिए मिल सके और तभी से कैथलीन हाथ धो के हेनरी के पीछे पड़ गई है। इससे पहले कि ये लोग वहाँ से निकलते एली ने हेनरी से पूछा कि आखिरकार यहाँ पे एक भी इन्फेक्टेड क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जिस पर हेनरी इन्हें बताता है कि बहुत सालों पहले फेडरा ने सारे के सारे इन्फेक्टेड को एक टनल में बंद कर दिया था। यहाँ पे जोल का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार तूने ही तो बोला कि हमें टनल से ही आगे जाना है। तो इस पर हेनरी का कहना होता है कि उसे बाद में पता चला था कि जिन्हें फेडरा ने उन टनल्स में बंद किया था असल में वो इन्फेक्टेड नहीं थे और एक तो होंगे भी तो वो अभी तक जिंदा नहीं बचे होंगे। जिसके बाद ये लोग सिटी के टनल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो उन टनल से होते हुए ये लोग कैंसस सिटी से बाहर निकल जाते हैं और ये लोग उस सिटी के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे होते हैं कि तभी एक बूढ़ा आदमी इन पे फायर करने लग जाता है। मगर जोल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए उस बूढ़े आदमी के लोकेशन का पता लगा देता है और उसे उस घर में जाके मार देता है। मगर यहाँ पे जोल रियलाइज करता है कि उस बूढ़े आदमी ने कैथलीन को इनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से थोड़ी देर में कैथलीन भी वहाँ पे अपने पूरे के पूरे गैंग को लेके पहुंच जाती है। इधर कैथलीन की गाड़ियों से बच के एली, हेनरी और सैम भाग रहे होते हैं और उस रास्ते से जब एली भाग रही होती है तभी उसे एक ट्रक कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। मगर जो दूर खड़े उस बूढ़े आदमी के गन को लेकर उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है, जिससे वो ट्रक सीधे जाके एक घर में क्रैश कर जाता है। इधर कैथलीन जल्द से जल्द हेनरी और सैम को मरवाने के फिराक में थी, मगर पासा तब उल्टा पड़ जाता है जब उस बिल्डिंग से टकराए हुए ट्रक में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद अंडरग्राउंड टनल्स में छेद हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे इन्फेक्टेड की एक फौज खड़ी हो जाती है और वहाँ पे अफरा तफरी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। और ये तो कुछ नहीं था, उस ट्रक के ब्लास्ट होने से वहाँ पे बहुत ही बड़ा इन्फेक्टेड पहुंच जाता है, जिसे इस शो में ब्लूटर कहा गया है। तो यहाँ पे पेरी कैथलीन को बचाने के लिए ब्लूटर से लड़ने चला जाता है, मगर ब्लूटर यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो पेरी को आसानी से हरा देता है। इधर हेनरी, सैम और एली को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर कैथलीन ने उन पर गन पॉइंट किया होता है। इस वजह से वो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, मगर वो इन्फेक्टेड कैथलीन पे भी अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद जोल, हेनरी, एली और सैम वहाँ से बचते बचाते हुए निकल के एक घर के अंदर आके छुप जाते हैं। यहाँ पे जब जोल और हेनरी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी हमें इधर एली और सैम को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एली नोटिस
रियलाइज करती है कि सैम को इन्फेक्टेड ने बाइट कर लिया है। यहाँ पे एली सैम को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से एली ने अपने हाथ पे छोटा सा कट लगा के अपना ब्लड सैम के घाव पे ब्लड लगा देती है। यहाँ पे एली को ऐसा लग रहा था कि उसके ब्लड से सैम किसी तरीके से बच जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब एली उठती है तब वो देखती है कि सैम पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके साथ ही सैम एली पे अटैक करने लग जाता है, मगर समय रहते जोल वहाँ पे आके उसे बचाने लग जाता है। मगर यहाँ पे हेनरी जानता था कि जोल है एली को बचाते हुए सैम को मार डालेगा, जिस वजह से हेनरी ने जोल के ऊपर गन तान दी और उसे सैम से दूर रहने के लिए कहा। मगर यहाँ पे हेनरी की गलती से एक गोली सैम को लग जाती है, जिसे देख के हेनरी काफी ज्यादा टूट जाता है। इधर हमें पता था कि हेनरी अपने छोटे भाई के लिए ही इतना सब खतरा मोल ले रहा था, और अब चूंकि उसका छोटा भाई ही मर चुका है तो उसके जीने का कोई सवाल ही नहीं था, जिसके बाद वो अपने आप को ही सूट कर लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोल और एली ने हेनरी और सैम को रिस्पेक्टफुली बैरी किया। इसके साथ साथ एली ने सैम के लिए एक सॉरी वाला नोट भी छोड़ा। इसके बाद जोल और एली आगे के रास्ते निकल जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 5 भी एंड हो जाता है। तो बस एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस एपिसोड के इवेंट्स पिछले वाले एपिसोड के इवेंट के 3 महीने बाद से शुरू होती है। तो एली और जोल 3 महीने से इधर उधर भटक रहे थे अपने भाई टॉमी की तलाश में, मगर तभी जोल को एक छोटा सा घर दिखाई देता है, और जब जोल और एली उस घर में जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बूढ़ा कपल एक साथ रह रहा होता है, और उन दोनों को तो यार बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। वो खुशी खुशी यहाँ पे अकेले अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद जोल उस आदमी से टॉमी के बारे में पूछता है, मगर उस आदमी को भी टॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद जोल उस आदमी के घर पे रखे उस मैप को लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शाम होते ही वो लोग अपना कैंप लगा लेते हैं, और हमेशा की तरह जोल की ये ड्यूटी होती है कि वो खुद रात में जाके सोती हुई एली को गार्ड करे। मगर दिन भर से जोल इतना ज्यादा थका होता है कि इस दिन वो खुद ही सो जाता है, और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब वो पाता है कि एली ने पूरी रात जग के उसकी रखवाली की। सुबह होते ही ये लोग अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट दिखाई देता है, जिससे जोल समझ जाता है कि आसपास कोई न कोई इंसान तो जरूर होगा। तभी घोड़े में बैठ के कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और उनको जोल और एली पे शक होता है कि कहीं ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं, जिस वजह से वो कुत्ते से उन्हें स्मेल करवा के उनकी चेकिंग करते हैं, और उन दोनों को इन्फेक्टेड ना पाके जोल और एली को भी अपने साथ ले चलते हैं। और यहाँ पे हैरानी वाली बात ये होती है कि उस गाँव में पहुँचने के बाद जोल को अपना भाई टॉमी मिल जाता है, और टॉमी इस गाँव के लीडर मारिया के साथ शादी कर चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मारिया प्रेग्नेंट भी होती है। तो खाना पीना होने के बाद जोल एली को घूमने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों भाई अपने पुराने कामों के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी टॉमी जोल को टेस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर जोल उससे झूठ बोलता है कि हाँ वो ठीक है। इसके साथ ही जोल टॉमी को एली की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में भी बताता है, और अब क्योंकि जोल का टॉमी को ढूंढने वाला मिशन कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से वो टॉमी से एली को फायरफ्लाई के बेस तक पहुंचाने वाली बात बताता है। इसके साथ साथ जोल अपने भाई टॉमी की भी हेल्प चाह रहा होता है, मगर टॉमी इधर अपने नए लाइफ में कदम रख चुका था। इसके साथ ही उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से वो जोल की मदद करने से इनकार कर देता है। और फिर क्या था, जोल और टॉमी के बीच थोड़ी बहस टाइप से सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है। इधर एली मारिया से बात कर रही होती है, तब मारिया उसे जोल की बेटी सायरा के बारे में बताती है। इधर रात होते ही जोल और टॉमी एक बार फिर से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि एली को बेस कैंप तक पहुंचाना कितना इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर बातों बातों में ही जोल बता देता है कि इसी मिशन को कंप्लीट करने के चक्कर में टेस ने भी अपनी जान दे दी। और ये बात सुन के टॉमी जोल की मदद करने के लिए मान जाता है। तो अब टॉमी से मदद मिल गई है, ये बात जाके जोल एली को बताता है। मगर यहाँ पे एली जोल की बेटी सायरा वाली बात सुनने के बाद अजीब टाइप से जोल के साथ बिहेव करने लग जाती है। सुबह होते ही हमें पता चलता है कि इस मिशन में केवल जोल और एली ही जा रहे हैं। टॉमी का यहाँ पे जाना कैंसिल हो चुका है, जिसके बाद जोल और एली अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए इन्हें फायरफ्लाइज का एक पुराना बेस मिलता है, और उसके अंदर जाने पर वहाँ से इन्हें एक मैप मिलता है, जिससे ये लोग अलग अलग जगहों पे मौजूद फायरफ्लाइज के बेस को पहचान लेते हैं। और इसी वक्त हमें देखने को मिलता है कि बाहर कुछ रेबल्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और उन रेबल्स में से एक आदमी उन पर अटैक कर देता है, जिससे जोल काफी हद तक संभाल तो लेता है, मगर इसी हाथापाई के दौरान उसे भी एक चाकू लग जाता है। मगर जोल किसी तरीके से अपने आप को संभालता हुआ एली के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब रहता है। और वो लोग वहाँ से कुछ ही दूर चले थे कि इतने में जोल की हालत खराब होने लग जाती है, और जिसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 6 एंड हो जाता है।
जिसके बाद एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एली किसी तरीके से जोल को घसीटते हुए पास के ये घर के अंदर लाती है। यहाँ पर एली जोल की ब्लीडिंग देख के काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर यहाँ पे जोल एली से गुस्से में टॉमी के पास वापस जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें एली के पास के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे वो फेडरा के ट्रेनिंग स्कूल रह के ट्रेनिंग कर रही होती है और तभी हमें देखने को मिलता है कि एली की सीनियर उसे उसके बेस्ट फ्रेंड को लेके परेशान कर रही होती है और फिर क्या था, एली उसे पीट देती है। जिसके बाद एली को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। जिसके बाद रात होती ही जब एली अपने रूम में होती है तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड रायली वापस लौटती है। तब एली उससे पूछती है कि आखिरकार वो इतने देर तक कहाँ थी, जिस पर रायली उसे बताती है कि फेडरा के स्कूल में इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इस वजह से वो यहाँ से बाहर गई थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई और उस लेडी ने रायली को ऑफर दिया कि वो फायरफ्लाइज ज्वाइन कर ले। जिस पर एली का कहना होता है, तो आखिरकार तुमने उस लेडी से क्या कहा? जिस पर रायली कहती है कि उसने उस लेडी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली और अब से वो एक फायरफ्लाई मेंबर है। तो एली को अच्छे से पता था कि फायरफ्लाइज फेडरा के दुश्मन है, तो इस वजह से वो रायली से गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर एली का कहना होता है कि फायरफ्लाइज ने पहले फेडरा के ऊपर बॉम्बिंग की है, इस वजह से वो फायरफ्लाइज के काफी खिलाफ थी। मगर रायली किसी तरीके से अपनी बातों से एली को समझा लेती है और वो दोनों वहाँ से अपना मूड फ्रेश करने निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद रायली एली को एक बंद पड़े मॉल में लेके आती है। तो वहाँ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से छेड़छाड़ करने के बाद वो दोनों उस मॉल के इलेक्ट्रिसिटी को चालू करने में कामयाब रहती है। जिसके बाद उस मॉल में वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, मगर एट द एंड एली को पता चलता है कि यहाँ पर फायरफ्लाइज के बॉम्ब रखे हुए हैं। जिसके बाद एली को फायरफ्लाइज के रायली की तरफ से एग्जीक्यूट किए जा रहे प्लान के बारे में पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब रखे हुए थे जिसका यूज रायली करने वाली थी फेडरा के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इस चीज से नाराज होकर एली वापस जाने लगती है, मगर तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करके वहाँ पे पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि ये कोई इंसान की नहीं बल्कि मॉल में मौजूद हॉरर थीम से आई है। जिसके बाद एली एक बार फिर से रायली के साथ बैठ के एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में बात करती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो थोड़ी सी चुम्मा चाटी और इधर उधर की बातें होने के बाद हॉरर थीम से निकले हुए साउंड को सुन के वहाँ पे एक इन्फेक्टेड पहुंच जाता है। तो उन दोनों ने मिलके उस इन्फेक्टेड से अपनी जान तो बचा ली, मगर इन्हें पता चलता है कि उस इन्फेक्टेड ने इन दोनों को ही काट लिया है। तब इन दोनों को समझ आ गया था कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जिस वजह से थक हार के ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं। और यही वो टाइम था जब एली को पता चलता है कि उसके अंदर इस इन्फेक्शन से लड़ने की इम्यूनिटी है। इसका मतलब साफ है कि एली उस बाइट से बच जाती है, मगर इसकी बेस्ट फ्रेंड आई मीन लवर वहीं पे मारी जाती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। इधर एली को उस घर में एक सुई धागा मिलता है जिससे वो जोल की चोट को सीलने लगती है और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। जिसके बाद एपिसोड 8 की शुरुआत सिल्वर लेक नाम के एक टाउन से होती है, जहाँ पे रहने वाले डेविड नाम के एक शख्स ने वहाँ पे बचे हुए बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करके एक कम्युनिटी बना ली होती है और ये कम्युनिटी रिलीजियस टीचिंग पे बेस्ड थी और इन कम्युनिटी के लोगों का गॉड पे काफी ज्यादा भरोसा होता है। इसके साथ ही उस कम्युनिटी के बारे में हमें पता चलता है कि उनके पास खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जिस वजह से उनका लीडर डेविड अपने साथी के साथ जंगल में हंटिंग करने चला जाता है। दूसरी तरफ उसी के आसपास एली भी शिकार कर रही होती है, जहाँ पर वो एक डियर को मार गिराती है, मगर यहाँ पे उस डियर को डेविड और उसका साथी पहले ढूंढ लेता है। यहाँ पर एली उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उनसे कहती है कि वो चाहे तो इस डियर को ले जा सकते हैं, बस बदले में उसे कुछ एंटीबायोटिक्स चाहिए। जिस पर डेविड और उसके साथी को भी कोई एतराज नहीं होता। तो डेविड जेम्स को एंटीबायोटिक लाने के लिए भेज देता है और इधर एली और डेविड एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर डेविड एली से भी रिलीजियस बातें करने लगता है, मगर एली को उसकी बातों पे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। और तो बातों में डेविड वहाँ पे कहता है कि उसकी कम्युनिटी के लोग खाना ढूंढते हुए एक जगह गए थे, मगर किसी आदमी ने उन्हें मार दिया और जिस आदमी ने उसके कम्युनिटी के आदमी को मारा था उसके साथ भी एली जैसी ही एक लड़की थी। और इसे सुनने के बाद एली समझ जाती है कि डेविड उसी के बारे में बात कर रहा है। इधर डेविड और जेम्स को भी पता चल गया था कि एली वही लड़की है जो कि उस आदमी के साथ थी जिसने उसके कम्युनिटी के लोगों को मारा होता है। इसके बावजूद डेविड एली को वहाँ से जाने देता है, मगर इस बात से जेम्स काफी नाखुश होता है। इधर कम्युनिटी में वापस पहुँचने के बाद जेम्स और बाकी लोग उससे सवाल पूछने लग जाते हैं, मगर डेविड को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। मगर डेविड वहाँ पे कुछ नहीं कहता और सबके साथ खाना खाने लग जाता है। इधर एंटीबायोटिक मिलने के बाद जोल की हालत में भी काफी ज्यादा सुधार आ रहा होता है और सुबह होते ही एली को भनक लगती है कि डेविड अपने कुछ और आदमियों को साथ लेके उसी के घर की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जोल की हालत में सुधार तो आ रहा था, मगर वो अभी इतना रिकवर नहीं हुआ था कि उनसे लड़ सके, जिस वजह से एली डिसाइड करती है कि वो घोड़े में बैठकर उन लोगों का ध्यान भटकाएगी। मगर वहाँ पे मौजूद जेम्स दूर से निशाना लगा के एली के हॉर्स को मार डालता है। इसके साथ ही घोड़े
घोड़े से गिरने के बाद एली भी बेहोश हो जाती है, जिसे डेविड और उसकी गैंग अपने साथ उठा के ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स और उसके एक और साथी जोल को ढूंढते हुए उस घर में एंटर करते हैं, मगर इधर जोल अब तक काफी अच्छे तरीके से रिकवर हो चुका था, जिस वजह से वो उन दोनों को ओवरपावर करके बांध देता है। साथ ही उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग एली को कहाँ लेके गए हैं, और उन दोनों से एली का पता मिलने के बावजूद जोल उन्हें मार डालता है। इधर हमें देखने को मिलता है कि डेविड ने एली को एक केज में बंद करके रखा है, तो एली को अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देख के पता चल जाता है कि डेविड और उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी असल में कैनिबल्स है। इधर डेविड एली को बताता है कि उसी ने ही खाने की कमी होने पर इस कैनिबलिज्म की शुरुआत की थी। डेविड आगे ये भी बताता है कि वो कोई गॉड वॉड को नहीं मानता, वो तो बस लोगों के सामने नाटक करता फिरता है। और यहीं पर डेविड एली को इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डेविड जेम्स के साथ मिलके एली को खाने के लिए काटने वाला होता है, मगर एली डेविड को काट लेती है और वो बताती है कि वो इन्फेक्टेड है। मगर यहाँ पर डेविड कम चालाक नहीं था, वो एली के हाथ पे लगे चोट को देख के बता देता है कि ये बाइट मार्क्स काफी पुराने हैं, इस वजह से अगर उसे ट्रांसफॉर्म होना रहता तो वो अब तक हो चुकी होती। इधर डेविड और जेम्स का ध्यान भटकते ही एली पास में ही रखे नाइफ को लेकर जेम्स को मार के भाग जाती है। यहाँ पर एली डेविड से काफी ज्यादा डर चुकी थी, जिस वजह से वो डेविड से छुपने तो लगती है, मगर डेविड जल्द ही उसे ढूंढ लेता है। इसके बाद डेविड एली के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है कि इतने में एली जमीन पे पड़े हुए नाइफ को लेकर वो डेविड को मार देती है। जिसके बाद एली बाहर आके सीधे जोल से मिलती है, तो इस वक्त तक एली काफी ज्यादा ट्रॉमा में होती है कि आखिरकार उसने ये क्या कर दिया, और जोल भी उसकी हालत देख के उसे अपनी बेटी की तरह गले लगा के वहाँ से निकल जाता है। और जिसके बाद ये एपिसोड 8 यहीं एंड हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 का फाइनल एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एना नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगलों के बीच से भागती हुई देखते हैं। वो भागते भागते एक बिल्डिंग तक तो पहुंच जाती है, मगर वहाँ पे मौजूद एक इन्फेक्टेड उस पे अटैक कर देता है। जिसके बाद जैसे तैसे एना उस इन्फेक्टेड का काम तमाम करती है, मगर तभी वो रियलाइज करती है कि उसका वाटर ब्रोक हो चुका है। जिसके कुछ देर बाद वो एक छोटी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है, मगर तभी उसका ध्यान अपने पैरों पर जाता है, जहाँ पे उसे उस इन्फेक्टेड ने काट लिया होता है। तो ये देख के एना बिना किसी देरी के अपनी बच्ची का अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है, ताकि वो इन्फेक्शन उसकी बच्ची तक ना पहुंच पाए। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे मार्लिन पहुंच जाती है, जो कि एना की बचपन की दोस्त थी। तो यहाँ पर एना अपनी बच्ची को बचाने के लिए मार्लिन से झूठ बोलती है कि उसकी बच्ची का जन्म पहले ही हो गया था और वो बाद में जाके इन्फेक्टेड हुई थी। जिसके बाद एना मार्लिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बच्ची को बचा ले, और इससे पहले कि मार्लिन उस बच्ची को वहाँ से ले जाती, एना ने अपनी बच्ची को एक नाइफ दिया, और ये आइकॉनिक नाइफ अब एली के हाथ में पूरे सीजन भर देख रहे थे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मार्लिन को अपने दोस्त एना को मारना पड़ता है, और वो उस बच्ची के साथ वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर एली शुरू से ही मार्लिन के पास थी तो वो फेडरा ट्रेनिंग सेंटर कैसे पहुंची? तो जवाब सिंपल है, मार्लिन ने यहाँ पर उसके बेटर फ्यूचर के लिए उसे फेडरा ट्रेनिंग सेंटर भेजी होती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम में एली अभी भी अपने ट्रॉमा से जूझ रही होती है, जिससे जोल बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो कुछ जिराफ को नोटिस करते हैं, और इस चीज से एली को खुश होता हुआ देख के जोल भी काफी खुश होता है। सीजन के लास्ट एपिसोड तक आते आते जोल और एली के बीच बाप बेटी वाला रिश्ता डेवलप हो चुका था। तभी जोल एली को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जिस पर वो कहता है कि आउटब्रेक शुरू होते ही उसने अपनी बेटी सारा को खो दिया, और अपनी बेटी को खोने के दुख ने उसे काफी ज्यादा तोड़ के रख दिया था। इस इंसिडेंट से वो इस हद तक टूट चुका था कि उसने एक बार खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, मगर ट्रिगर दबाने से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले उसका मन बदल गया, मगर गोली चल चुकी थी, जिस वजह से वो गोली उसके सर को छूते हुए निकल गई, और उस गोली का निशान आज भी जोल के माथे पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जोल एली को एक ऑप्शन देता है कि वो दोनों क्यों ना टॉमी के पास वापस जाके एक दूसरे से अपना बचा हुआ लाइफ अच्छे से बिताएं। मगर यहाँ पे एली अच्छे से जानती थी कि उसकी ये इम्यूनिटी फ्यूचर में इंसानों के लिए काम कर सकती थी, जिस वजह से वो किसी भी हालत में फायरफ्लाई के बेस कैंप तक जाना चाहती थी। और वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, इतने में कुछ फायरफ्लाई सोल्जर वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को बेहोश करके फायरफ्लाई बेस कैंप तक लेके आ जाते हैं। इधर कैंप में होश आने पर जोल मार्लिन को देखता है, जो कि उससे कहती है कि जो काम मिलिट्री और बाकी लोग नहीं कर सके वो जोल ने कर दिखाया। जिसके बाद जोल फौरन एली के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर मार्लिन कहती है कि उसे प्रोसीजर के लिए आगे भेज दिया गया है, मगर यहाँ पे जोल का कहना होता है कि उसे एक लास्ट बार एली से मिलने दिया जाए। जिस पर मार्लिन कहती है कि अब तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। इसके साथ ही वो एली का सच जोल के सामने रखती है। तो असल में फायरफ्लाइज ने एली को यहाँ पे एक सर्जरी के लिए लाया होता है, और ऐसा इसलिए जब एली पैदा हुई थी तब उसकी माँ इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिस वजह से वो इन्फेक्शन एली के सर तक
पहुंच चुका था और एली के बॉडी में जाने के बाद वो फंगस अलग ही तरीके से म्यूटेट हो गया। इसलिए वो जब भी इन्फेक्टेड होती है उसके ब्रेन के फंगस वाले पार्ट से वो सिग्नल आते हैं कि ये तो पहले से ही इन्फेक्टेड है। और यही रीजन होता है कि इन्फेक्टेड के काटने के बावजूद इन्फेक्शन का एली के बॉडी पे कोई भी असर नहीं होता। अब डॉक्टर एली के ब्रेन की सर्जरी करके एली के ब्रेन के उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जिससे ये मैकेनिज्म एली के बॉडी में ट्रिगर होता है। अब इसे सुन के जोल अच्छे तरीके से समझ चुका था कि इस ऑपरेशन से तो एली सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तभी मार्लिन कहती है कि उसने भी एली को सेफ रखने का अपना वादा तोड़ा है, मगर ह्यूमैनिटी के बेटर फ्यूचर के लिए एली की कुर्बानी देनी ही होगी। इसके साथ ही जोल को रिटेलिएट करता हुआ देख के मार्लिन कुछ गार्ड्स को बुला के उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है। और जब वो गार्ड्स जोल को ले जा रहे होते हैं तब जोल उन्हें मारकर उनसे गन छीन लेता है, जिसके बाद उसके और एली के बीच आने वाले एक एक चीज को वो मिटाता हुआ उसके पास चला जाता है। इधर एली की ब्रेन सर्जरी शुरू होने ही वाली थी, इतने में जोल वहाँ पे आके डॉक्टर्स को रोक लेता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स के फोर्स करने पर जोल उसे भी ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद जोल उसे लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में मार्लिन वहाँ पे पहुंच जाती है और जोल पे गन पॉइंट कर देती है। अब जोल एक बार फिर से ठीक उसी सिचुएशन में था जिसमें सामने वाला आदमी उस पर गन ताने हुए है और वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया हुआ है। मगर यहाँ पे जोल पहले वाली गलती नहीं करता और वो मार्लिन को शूट करके एली को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर एली को होश आते ही वो जोल से पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या, जिस पर जोल उससे झूठ बोलता है कि एली के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पास ये इम्यूनिटी मौजूद है। इसके बावजूद क्योर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। इसी बीच रेडर्स ने वहाँ पे अटैक करके सबको मारने लगे, जिस वजह से जोल एली को ऑपरेशन थिएटर से निकाल के वहाँ से भाग गया। तो अब एली अपने इस फायरफ्लाई बेस कैंप के मिशन में दी हुई बहुत लोगों की कुर्बानी फालतू चले गई ऐसा सोच रही होती है, मगर जोल उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मगर यहाँ पे एली के मन में कुछ न कुछ शक तो जरूर था, जिस वजह से वो एक बार फिर से जोल से पूछती है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। मगर जोल यहाँ पे उसकी कसम खाता है और उसे कहता है कि यही सच है। जिसके बाद एली भी इसी चीज को सच मानने लग जाती है और जिसके बाद वो दोनों टॉमी के विलेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ द लास्ट ऑफ अस का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो गाइस द लास्ट ऑफ अस का IMDb रेटिंग 9.1 है, जो कि इस सीरीज को वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड वीडियो गेम एडेप्टेशन सीरीज बना देता है। और इस सीरीज का सेकंड सीजन हमें 13 अप्रैल से वीकली बेसिस पे देखने को मिलने वाला है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है सीजन 2 से, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ हम सीजन 2 के ऊपर भी लगातार ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं, जिसे आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। यार इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।